Hello students, today I am here with my new video of class 11th which is discovery of proton. This topic is the part of chapter structure of atom. तो आइए आज पढ़ते हैं प्रोटॉन की खोज के विषय में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देख लिया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की खोज करी गई थी और कैथोड रेज को पढ़ते पढ़ते हम इलेक्ट्रॉनों तक पहुंच गए थे। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टडी ऑफ कैथोड रेज। अब ऐसे ही आज हम एनोड रेज को खोजते खोजते प्रोटॉन के पास पहुंच जाएंगे, या फिर हम ये कहेंगे कि प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टडी ऑफ एनोड रेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन है उसकी खोज गोल्डस्टीन ने करी थी। ये खोज 1986 में की गई, ठीक है। इसके लिए भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक विसर्जन नलिका तैयार करी जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से हम जानते ही हैं। इस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने कम दाब और ज़्यादा ताप पर गैसें प्रवाहित करी और इनके बीच में क्या करा उन्होंने कि जो कैथोड है, इसको मैं इस तरीके से एक नए तरीके से बना देती हूँ। कैथोड, छिद्रित कैथोड लिए उन्होंने कहा अब हम कैथोड को छिद्रित लेंगे, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोज लिया, उन्होंने कैथोड रेज को खोज लिया है। अब उनको एनोड को खोजना है, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि जो कैथोड है उनको छिद्रित रूप में लिया, जिसको हम बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड बोलते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने सामने एनोड रखा, फिर इसको इन्होंने विभवांतर इसमें प्रेषित किया। विभवांतर को प्रेषित करने के बाद जो कम दाब पर गैसों में विद्युत प्रवाहित की तो एक प्रकार की किरणें इनको दिखाई दी जो एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं। ये हमारा एनोड था। एनोड, क्योंकि कैथोड उन्होंने छिद्रित लिए हैं तो ये कैथोड हो जाएंगे। जो कुछ प्रकार की किरणें निकल रही है, उन्होंने कहा ये एनोड से कैथोड की ओर चल रही हैं और कैथोड की छिद्रों से जाते हुए जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है ना, उसकी जो लेयर है उससे टकरा रही है, उससे टकराती है और चमक उत्पन्न करती है, इसकी दीवार से टकराती है और ब्राइटनेस उत्पन्न करती है, ठीक है। तो इन किरणों को उन्होंने क्या बोल दिया, ये जो किरणें चली गई इनको इन्होंने बोल दिया एनोड रेज, या फिर हम इनको पॉजिटिव रेज कहा उन्होंने, या फिर इनको कैनाल रेज। इनको आप याद रखिएगा, कैनाल रेज, या फिर क्योंकि इसको डिस्कवर गोल्डस्टीन ने करा था, या फिर हम इसको बोलते हैं गोल्डस्टीन रेज, गोल्डस्टीन रेज। एनोड रेज, पॉजिटिव रेज, क्योंकि ये जो पॉजिटिव, क्योंकि हमारी कैथोड नेगेटिव निकल गई थी, उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं धन किरणें हैं। इसके लिए भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट आगे किया था कि पहले उन्होंने ये कहा कि जो धन किरणें थी वो सीधी रेखा में, पहला उन्होंने इससे डिस्कवर किया कि ये सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा इन्होंने फिर वही करा, वैक्यूम के इधर एक पिन व्हील रख दिया जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में रखा था। इसके बीच में उन्होंने पिन व्हील रखा, तो पिन व्हील रखते ही एनोड से जो रेज गई इधर को, उसने पिन व्हील को घुमा दिया। घुमाने के बाद इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं एनोड रेज भी। और दूसरा उन्होंने ये करा कि तीसरा उन्होंने ये करा कि ये जो पॉजिटिव रेज हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को और विद्युतीय क्षेत्र को, दोनों मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक, दोनों फील्ड में विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये सिद्ध हो जाता है कि जो हमारी एनोड रेज है ये पॉजिटिव रेज से बनी है, क्योंकि ये कहाँ को मुड़ जाती हैं, विद्युत क्षेत्र लगाने पर नेगेटिव को मुड़ जाती हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव रेज है। इनको इन्होंने कैनाल रेज भी नाम दिया। एक चीज़ यहाँ पर एक मैं कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर करना चाहूँगी कि मैंने आपको पिछले बार वैसे बताया था ये, एक बार फिर बता देती हूँ। फिर
मुझे अभी याद आया कि मैंने बता दिया था करके। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि 2 इलेक्ट्रोड्स हम लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाया हमने, और इसके अंदर कहीं ना कहीं विद्युत अपघट्य का जो एक एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करा है। अब देखो इलेक्ट्रोड्स क्या है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे हम 2 लगाते हैं, एक एनोड है, कैथोड है। ये इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, ये कहीं ना कहीं जो हमारी लाइट है, विद्युत है, उसको कंडक्ट करने का काम करती है, लाइट को कंडक्ट करने का काम करती है। ये बनी होती हैं मेटल के प्लेट की होती हैं या फिर स्टील की बनी हुई होती है, एक रॉड की तरह होते हैं, ये उसकी बने होते हैं। लेकिन ये जब अकेले होते हैं, आप अकेले हैं, जैसे स्टील की प्लेट है पतली पतली सी या रॉड है, ये अकेले कुछ काम नहीं कर पाती हैं। इनको काम करने के लिए चाहिए होते हैं वैद्युत अपघट्य, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य इनको बोला जाता है। अब ये वैद्युत अपघट्य क्या है भाई? वैद्युत अपघट्य एक फ्री रेडिकल्स का सॉल्यूशन होता है, फ्री रेडिकल्स का सॉल्यूशन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें। जैसे NaCl का सॉल्यूशन, पानी में जब हम नमक डाल देते हैं NaCl, तो इसमें ये Na और Cl के जो ये आयन्स है ना, ये मुक्त अवस्था में इस तरीके से एज अ फ्री के रूप में घूमते रहते हैं। तो ये सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा वैद्युत अपघट्य का, इलेक्ट्रोलाइट का। अब जब इस इलेक्ट्रोलाइट में हम ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं इनको डालते हैं या इनको लगाते हैं, तब कहीं ना कहीं ये आयंस और ये जो मेटल है या स्टील के जो के अंदर भी कुछ ना कुछ आयन होंगे, उनमें और इनमें आपस में रिएक्शन होती है, अंदर बाहर इस तरीके से रिएक्शन होती है। फिर बाद में हम इसमें हाई वोल्टेज का एक विभवांतर लगा देते हैं। तो वो सब प्रोसेस होने के बाद फिर इसमें जो लाइट होती है वो जनरेट होती है और ये एज अ कंडक्टर यूज काम करता है। ये आगे हम इलेक्ट्रोलाइट वाला हमारा चैप्टर आएगा, उसमें हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझने के लिए आपके लिए काफ़ी है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट आप समझ गए ना, इलेक्ट्रोड अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं जब तक उसको हम वैद्युत अपघट्य में या इलेक्ट्रोलाइट्स में नहीं डालते। और इलेक्ट्रोलाइट हमारा सॉल्यूशन होता है कोई भी सॉल्ट, बेस एंड एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, अगर इनको हम पानी में मिला दें तो इनका जो एक सॉल्यूशन बन जाता है। बेसिकली इन्हीं के ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स बनते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है, वैद्युत अपघट्य कहलाए जाते हैं। ठीक है। और जैसे AgNO3 का भी है, इसमें Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव के रूप में अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में घूमते हैं सॉल्यूशन में। और अब आप कहेंगे कि मैम ये तो बात ठीक हो गई, यहाँ हमने सॉल्यूशन बनाया, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई सॉल्यूशन है नहीं जब हमने इसके अंदर डाला। तो कहीं ना कहीं जब मैंने आपको पहले बताया था, पहले वाले में बताया था, अभी भी बताया कि कम दाब पर और उच्च ताप पर जब हम किसी भी ये वैक्यूम है ना, किसी भी हम नलिका में जब हम बहुत कम दाब लगाएं लेकिन ताप हमारा बहुत ज़्यादा उच्च हो जाए, तो उस स्थिति में कई गैसें ऐसी होती हैं जो एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम करती हैं, एज अ विद्युत अपघट्य काम करती हैं। तो यहाँ पर भी हमने वैद्युत अपघट्य को, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट हमारे गोल्डस्टीन थे, उन्होंने भी यही ऐसा एक्सपेरिमेंट करा कि इसको एक इलेक्ट्रोलाइट का रूप देते इस पूरे वैक्यूम को। और इलेक्ट्रोलाइट उन्होंने इसको कैसे बनाया, कम दाब, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर देके। तो ये क्या बन गया, एक वैद्युत अपघट्य बन गया। और इसके अंदर हमने तभी तो 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए और फिर इनको हमने हाई वोल्टेज पोटेंशियल दिया, तो यहाँ से चार्ज ये कंडक्ट शुरू, ये जो प्रोसेस है कंडक्शन की वो स्टार्ट हुई। आई होप आप लोग इतना थोड़ा बहुत समझे होंगे। अब क्या हुआ कि जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब में जो अलग अलग गैसें ली थी, उनसे जो प्राप्त जो हमको पॉजिटिव रेज होती है ना, उनके धनावेशित कणों पर जो आवेश होता है उसकी मात्रा E होती है, और जो उसका मास होता है उसको हम m के अनुपात में लिखते हैं। अब क्या होता है कि ये जो E/m का मान होता है, ये हर गैस के लिए अलग अलग होगा। जिस तरीके की हम गैस इसके अंदर लेंगे उसके लिए अलग होगा। अब ये मान इसलिए परिवर्तित हो जाता है क्योंकि किस तरीके का हमने इसमें जो हमने इलेक्ट्रोड्स हैं वो किस तरीके के लिए हैं। ठीक है।
लेकिन एक हाइड्रोजन गैस है, उसकी जो पॉजिटिव रेज हैं उसके धनावेशित कणों के लिए E/m का मान सबसे ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन गैस की जो पॉजिटिव रेज जो निकली हैं उनका जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उनका मान E सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर बाद में रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन से जो प्राप्त हमको पॉजिटिव रेज होती है ना, उनके जो धनावेशित पार्टिकल्स हैं उनका नाम उन्होंने प्रोटॉन रख दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन जो है वो भी इलेक्ट्रॉनों की तरह ही एक फंडामेंटल पार्टिकल है। अब हमको ये पता हो गया कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर एक पॉजिटिव आवेश उस पर उत्पन्न होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी उसको कहा जाता है, इकाई धन आवेश भी उसको हम कहते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में होता है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। क्या कहा हमने? प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। उसका जो मास है हाइड्रोजन का जो जो एक परमाणु का मास है, एक एटम का मास होगा, उसके ही बराबर जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा, उस दोनों इक्वल होंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो एनोड रेज हैं वो हमको प्राप्त हुई, जिनको हम पॉजिटिव रेज भी बोलते हैं। आइए अब बात करते हैं न्यूट्रॉनों की खोज के बारे में, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में हमको पहले जानने से पहले हमको परमाणु क्रमांक के बारे में बात करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल हम आगे परमाणु क्रमांक के बारे में एक लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप केवल इतना जान लीजिए कि एक परमाणु क्रमांक भी होता है जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, अब जब हम किसी तत्व के परमाणु क्रमांक जब हमको ज्ञात हो जाता है ना, एटॉमिक नंबर हमको किसी एलिमेंट का हमको एटॉमिक नंबर ज्ञात हो जाता है, तो उसके एक परमाणु में उपस्थित कितने प्रोटॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इनका नंबर भी हमको पता चल जाता है। हमको एटॉमिक नंबर पता है तो हम बता देंगे एटॉमिक नंबर के हिसाब से कि इसमें इतने प्रोटॉन होंगे और इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। हम जानते हैं एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम में, और एक प्रोटॉन का कितना होता है भी बताया था, 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक परमाणु में उपस्थित कितने प्रोटॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनका टोटल मास कितना होगा। तत्व के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे होते हैं, उन्हीं की तरह एक तीसरे प्रकार का भी पार्टिकल पाया जाता है जिनका जो भार होता है वो हाइड्रोजन के परमाणु के भार के लगभग बराबर होता है, जो न्यूट्रल होते हैं, जो विद्युत के बिल्कुल उदासीन होते हैं। उन्होंने इन कणों का नाम न्यूट्रॉन दे दिया, क्योंकि जो हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार एक प्रोटॉन के भार के बराबर होता है। हाइड्रोजन का जो ये पूरा हाइड्रोजन है, इसका जो एक परमाणु है, एक एटम है, का जो भार है वो प्रोटॉन के भार के लगभग बराबर होता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि एक न्यूट्रॉन का भार एक प्रोटॉन के भार के लगभग बराबर होता है। एक न्यूट्रॉन का भार एक प्रोटॉन के लगभग बराबर होगा। एक न्यूट्रॉन का भार एक प्रोटॉन के भार के लगभग बराबर होता है, या फिर हम कहेंगे कि एक प्रोटॉन का भार एक न्यूट्रॉन के भार के लगभग बराबर होता है। मतलब दोनों के जो भार होते हैं वो लगभग बराबर ही होते हैं। तो रदरफोर्ड ने तो ये सुझाव दे दिया था, लेकिन बाद में चैडविक ने उनके द्वारा दिए गए सुझाव की पुष्टि कर दी थी। उन्होंने कहा, चैडविक ने ये पाया कि जब कुछ हल्के तत्व होते हैं, जैसे बोरॉन है, बेरिलियम है, उन पे जब हम अल्फा कण डालते हैं ना तो कुछ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। हमने क्या कहा, कुछ हल्के तत्व होते हैं, जैसे बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम है, बेरिलियम में हम कुछ अल्फा कण डालते हैं। अब अल्फा कण हम उनको बोलते हैं हीलियम को, ठीक है। हीलियम के नाभिक में ना, क्योंकि जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं,
और इनको ही हम अल्फा कण बोलते हैं। क्या कितने होते हैं? 2 प्रोटॉन, क्योंकि हमको हीलियम का परमाणु क्रम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो ये इसके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के रूप में देखे जाते हैं, तो इनको हम अल्फा कण बोलते हैं। तो हीलियम हम अल्फा कण बोल रहे हैं। जब किसी हल्के तत्व में कुछ अल्फा कणों की बमबारी करी जाती है तो उन्होंने कहा इसमें कार्बन के साथ साथ कुछ न्यूट्रॉन भी निकले। तो ये तो अभी हमने देख लिया, हम एक एटम की बात कर रहे थे। एक एटम बहुत छोटा सा है, ये फिगर बहुत बड़ा हो गया। एक एटम की बात कर रहे थे, एटम के अंदर न्यूक्लियस है। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, प्रोटॉन की बात कर ली, न्यूट्रॉन को भी देख लिया और हल्का फुल्का इसके बारे में पढ़ लिया है, जो एक जनरल अवेयरनेस के रूप में है कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इनका द्रव्यमान कितना होता है, इनमें चार्ज कितना होता है, कैथोड रेज एनोड रेज क्या होती हैं, फला फला। अब नाभिक की बारी है। अब हम पढ़ेंगे कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी थी। डिस्कवरी एंड कंपोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ एटम। इसके लिए भी उन्होंने जब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम के बारे में बात करी तो एक अरेंजमेंट बनाया, एक एक्सपेरिमेंट करा। और ये एक्सपेरिमेंट करा था गीगर और मॉर्टसेन ने, जिसको हम गीगर और मॉर्टसेन का प्रयोग भी कहते हैं। लेकिन परमाणु की नाभिक का श्रेय जो जाता है वो भी रदरफोर्ड को ही जाता है। इसलिए रदरफोर्ड का नाभिक की खोज का सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं कि रदरफोर्ड ने कैसे नाभिक की खोज करी थी। तो आइए इसका ही पहले अरेंजमेंट बना लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक अरेंजमेंट बनाया। एक उन्होंने लेड का ब्लॉक लिया, लेड ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं, एक बड़ा सा बक्सा तरीके का। इसके अंदर उन्होंने यूरेनियम रखी, ठीक है, यूरेनियम रखी इस तरीके से। ये एक ब्लॉक है, यूरेनियम का ये रॉड इस तरीके से अरेंज होगा। इसे रखने के बाद उन्होंने एक गोल्ड फॉइल, इसके आगे एक सोने की या चांदी की फॉइल रखी थी। सोने की चांदी की फॉइल रखने के बाद इन्होंने एक फ्लोरिसेंट से इसको चारों ओर, प्रतिदीप्तिशील पर्दा बोलते हैं हम, फ्लोरिसेंट से इस तरीके से कवर कर दिया था, इस तरीके से, ठीक है। ये यूरेनियम है जो जिसमें से कुछ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल है या सिल्वर फॉइल है, गोल्ड फॉइल। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन होगी हमारी। जिसको हम बोलेंगे प्रतिदीप्तिशील पर्दा होता है। इस तरीके से एक अरेंजमेंट उन्होंने करा। अब क्या हुआ कि जो अल्फा कण हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो आगे चलते हैं। आगे चलते चलते जो हमारा गोल्ड फॉइल है उस पर टकरा जाते हैं। उस पर टकराने के बाद अल्फा कणों का ये स्कैटर्ड हो जाते हैं। स्कैटर्ड हो जाते हैं तो फैलने लग जाते हैं। जैसे वो अलग अलग हिस्से पर टकराते हैं तो एक चमक उत्पन्न करते हैं। अब इसमें क्या करा कि अब कितने कण इसमें विचलित हुए होंगे जब ये टकराए हुए, तो इसका अनुमान लगाया गया। क्या होते हैं, या तो वापस आ जाते हैं, या स्ट्रेट चले जाते हैं, या डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये 3 केस होते हैं। तो इन 3 केस के बारे में जो हमारे साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड ने कुछ धारणाएं दी हैं, कुछ सॉल्यूशन निकाले हैं। वो सॉल्यूशन क्या है उसको देखते हैं। पहला उन्होंने कहा कि कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो हमारी धातु की पन्नी, जो हमारा गोल्ड फॉइल है, उसमें से निकलते समय उनमें कोई विचलन नहीं होता। उन्होंने पहले ऐसा कहा कि माना ये हमारा न्यूक्लियस है, सॉरी एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ इस तरीके से घूम रहे होंगे,
ठीक है, ये है। और अब उन्होंने क्या करा, अल्फा कण को भेजा, अल्फा कण आ गए जैसे ये, देख रहे ना। इसमें आपने देखा कि कुछ तो सीधे निकल गए, कुछ अपने मार्ग से रिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ है जो वो रिपल हो गए हैं। अब उसमें उन्होंने पहला कहा कि अगर कि किसी में अगर कोई माना कोई विचलन नहीं हुआ है, वो सीधे निकल गए, तो इसका कहने का अर्थ ये होगा कि जो हमारा एटम है उसमें अधिकांश भाग एम्प्टी है, एम्प्टी है, बहुत सारा जो एरिया है हमारा वो खाली होगा। दूसरा, कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हैं अल्फा जो वापस लौट आ जाते हैं, वापस लौट आ गए। तो इसका सॉल्यूशन, इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो हमारा परमाणु है उसमें कुछ पॉजिटिव भाग है और उसमें हैवी पार्टिकल्स भी हैं। और ऐसा ये तभी होगा जब ये बीच वाले हिस्से से टकराई, जब अल्फा कण ना बीच वाले हिस्से से टकराई और वो रेपल हो गई, तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो नाभिक है वो बीच में है, क्योंकि बीच में से ही कुछ किरणें वापस आ गई हैं, केवल यहाँ से नहीं आई, साइड से या थोड़ा सा इसके ऊपर से नहीं, बीच में ही कुछ ऐसी किरणें थी जो वापस, तो जिससे ये सिद्ध हुआ कि केंद्रक कहीं ना कहीं बीच में उपस्थित है, इधर उधर आपस में नहीं, सॉरी इधर उधर नहीं फैले हुए हैं, फैला हुआ है करके। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि ऐसे कणों की संख्या जो मार्ग में से विचलित हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वो बहुत कम है। उन्होंने कहा कि बहुत कम ऐसी रेखाएं हैं जो डिफ्लेक्ट हो रही, ज़्यादातर सीधी निकल जा रही है। इसका कंक्लूजन ये निकला कि धनावेशित और भारी कणों के द्वारा घेरा हुआ स्थान बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा भाग वहाँ खाली है, इसलिए वापस चले गई। उन्होंने क्या कहा कि जो पॉजिटिव और हैवी पार्टिकल के से जो घेरा हुआ स्थान है वो बहुत कम है, उसका अमाउंट बहुत माइनर है, बहुत लेस है, ठीक है। तो ये 3 प्रयोग उन्होंने बता दिए, तो जिससे ये सिद्ध होता है कि परमाणु का लगभग जो पूरा जो वॉल्यूम है, जो पूरा उसका भार है, पूरा उसका भार और कुल धनावेश उसके केंद्र में एक सूक्ष्म आयतन के रूप में स्थित है, जिसको हम उसका केंद्रक या उसका नाभिक कहते हैं। इसलिए उन्होंने नाभिक की तुलना इस तरीके से करी कि आप एक बड़ा सा खेल का मैदान देख लीजिए, एक बड़ा खेल का मैदान है और उसके बीच में एक आलपिन रख दीजिए, आलपिन का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको देख लीजिए, तो कितना बड़ा खेल का मैदान होगा और कितना छोटा उसके बीच में नाभिक है। वो आज तो हमने इतना देख लिया, आगे हम इसके आगे को अभी और देखेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ अगली वीडियो में।